हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब आज का जो टॉपिक रहेगा अपना, वो रहेगा अभिक्रिया वेग स्थिरांक, मतलब रेट कांस्टेंट। कौन सा रहेगा तुम्हारा? रेट कांस्टेंट, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन की तो तूने बात कर ली थी। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में अपने किस किस की बात करी थी? रेट ऑफ रिएक्शन की बात करी थी। और अपने एक रिलेशन स्थापित किया था किस किस के बीच में, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टाइक्योमेट्री। ठीक है, वो बातें पढ़ने कर ली थी। आज जो अपन बात करने वाले हैं वो रेट कांस्टेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आज अपन रेट कांस्टेंट की बात करेंगे। ठीक है, रेट कांस्टेंट को मतलब अभिक्रिया स्थिरांक। अभिक्रिया स्थिरांक, ठीक है, इसकी बातें करेंगे। अब जो रेट कांस्टेंट है ना, उसके लिए अपन कोई इक्वेशन मानते हैं। पहली बात तो कि गुरुजी रेट कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो मैंने एक रिएक्शन ले ली, सिंपल सी रिएक्शन ले ली। देख, N1A प्लस N2B, ये कोई रिएक्शन ले ली मैंने, और इससे मेरे को क्या मिल रहा है? कोई प्रोडक्ट मिल रहा है। आई बात समझ में? ये मेरा सबसे पहला वर्ड ले लिया N1, जहाँ पे N1 और N2 क्या है तेरा? N1 और N2 क्या है तेरा? रस समीकरण मिति। ठीक है, स्टाइक्योमेट्री ऑफ रिएक्शन है। और अपन इसकी बात करी थी, जो ये क्या होता तेरा? स्टाइक्योमेट्री। स्टाइक्योमेट्री का मतलब क्या होता तेरा? रस समीकरण मिति। ठीक है, स्टाइक्योमेट्री का सिंपल सा है। ये मेरा क्या मिलेगा तेरे को? स्टाइक्योमेट्री मिलेगी। अब बात आती है स्टाइक्योमेट्री है यहाँ पे या नहीं है, वो चीज़ देखेंगे। तो अपन बात करेंगे रेट कांस्टेंट की। मुझे निकालना है रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लॉ ऑफ मास एक्शन से बात करेंगे। यानी हिंदी में क्या बोले? हिंदी में बोलते हैं उसको द्रव अनुपाती क्रिया नियम। किससे? द्रव अनुपाती, या अनुपात भी बोल सकते हैं अपन, द्रव अनुपाती क्रिया नियम से। कौन से नियम से? दर अनुपाती क्रिया नियम से। इसको बोलते हैं इंग्लिश में लॉ ऑफ मास एक्शन से। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये एक तरह की तेरी सैद्धांतिक है। सैद्धांतिक का मतलब होता है तेरा थ्योरेटिकल है। कौन सी अवधारणा? ये थ्योरेटिकल अवधारणा, मतलब थ्योरी दी हुई है, इसलिए इसको हिंदी में क्या बोलेंगे अपन? सैद्धांतिक अवधारणा है। कौन सी? सैद्धांतिक। आई बात समझ में? अब जो सैद्धांतिक अवधारणा है वो क्या बोलती है कि भाई किसी भी अभिक्रिया का वेग, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग, ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? जो कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि रिएक्टेंट तेरा ए है, यहाँ पे तेरा ए है, तो इसकी जो सामने स्टाइक्योमेट्री होती है, मैंने पहले बताया आपको, ये ऊपर चली जाती है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मल्टीप्लिकेशन में आ गया आप तेरा कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसकी पावर क्या हो जाएगी? N2। ठीक है, N1 और N2 जो भी होता है तेरा ऊपर चला जाता है, और ये ए और बी तेरा क्या होता है? रिएक्टेंट होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर N1 डॉट कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर N2। क्यों? क्योंकि अपन जो कंसंट्रेशन होती है तेरी, ठीक है, जो कंसंट्रेशन होती है इसको कोष्टक से शो करते हैं। इतना सा ध्यान रखना है तू। ठीक है, अब देख, अभिक्रिया का वेग मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैं इस रेट ऑफ रिएक्शन को आर से डिनोट कर दूं। अगर मैं ये मेरा समानुपाती का चिन्ह, मतलब ये किसको बोलते हैं? प्रोपोर्शनल टू का साइन। अगर ये प्रोपोर्शनल टू का साइन, समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो के आ जाएगा, और ये आ जाएगा, एक कांस्टेंट लिख देंगे N1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तेरा? बी की पावर है N2। ठीक है, जहाँ पर के क्या है? एक समानुपाती स्थिरांक। के क्या है तेरा? समानुपाती स्थिरांक, मतलब प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट है तेरा। ठीक है, यहाँ पे के क्या है तेरा? समानुपाती स्थिरांक। ठीक है, ध्यान दियो इस चीज़ के बारे में। समानुपाती स्थिरांक, या कोई बोलता है इसको समानुपाती नियतांक, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये कब की बात है? जब अपन ने इसको कौन सा निकाला? थ्योरेटिकल। कौन सा निकाला अपन ने? थ्योरेटिकल। अगर इसकी मैं एक्सपेरिमेंटली बात करूँ, क्या करूँ? अगर मैं इसकी एक्सपेरिमेंटली बात करूँ, एक्सपेरिमेंटली का मतलब होता है गुरुजी इसका एक्सपेरिमेंट के द्वारा अगर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। ये तो थ्योरेटिकल सिंपल सी बात है, जो N1 था ये दोनों के ऊपर चला गया। लेकिन अगर मैं इसकी एक्सपेरिमेंटली बात करूँ, ठीक है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली मतलब अगर मैं इसका कौन सा प्रायोगिक निष्कर्ष देखूं। ठीक है, अगर प्रायोगिक निष्कर्ष की बात करो, अब बात आती है गुरुजी प्रायोगिक निष्कर्ष लेने की जरूरत क्यों पड़ी? पहली बात तो यही आ जाती है मोटी कि प्रायोगिक निष्कर्ष क्यों ले रहा? क्या थ्योरेटिकल से तेरा काम नहीं हो रहा? हाँ, वही चीज़ चेक करेंगे। अगर मेरा थ्योरेटिकल से काम नहीं होगा तो प्रायोगिक लेंगे। अच्छा, थ्योरेटिकल से काम क्यों नहीं होगा? फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी सिंपल सी रिएक्शन की बात करूँ मैं, जैसे रिएक्शन मैंने ले ली N2 प्लस 3H2 इक्वस टू क्या बनता तेरा? अमोनिया 2NH3। सिंपल सी रिएक्शन है, 11th क्लास में आपने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। यहीं पे अपन ने लिमिटिंग रिएजेंट की बात करी थी, याद करो। यहाँ पे उसकी बात करी थी, सीमांत अभिकर्मक की बात है। सीमांत अभिकर्मक मतलब लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट की बात करी थी तो मैंने बताया था इन दोनों में से कोई ना कोई एक ऐसा रिएक्टेंट, ऐसा क्रियाकारक ऐसा होगा जो जल्दी खत्म हो जाएगा।
जो जल्दी खत्म हो जाएगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन में ये कोई ना कोई क्रियाकारक, कोई ना कोई रिएक्टेंट ऐसा होगा जो जल्दी खत्म हो जाएगा। जो जल्दी खत्म हो जाएगा वही तेरा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्या होगा तेरा, लिमिटिंग रिएजेंट। ध्यान दियो इस चीज़ के बारे में। और दूसरा बच जाएगा, मैंने क्वेश्चन में दिया था, न्यूमेरिकल करवाया था, याद करो। न्यूमेरिकल में बताया था मैंने कि भाई जैसे N2 और 3H2 इक्वल्स टू 2NH3 है, और आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना सिखाया था कि जो सबसे पहले खत्म होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा, उसके बाद में शेष कंसंट्रेशन अगले की बच जाएगी। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन में भी पूछा करता था कि बताओ दूसरे की कितनी कंसंट्रेशन अब बच रही है। ठीक है, याद आ रही है। तो देख, प्रायोगिक तौर पर जब थ्योरेटिकली अपन देखते हैं ना, तो भाई A N1 की पावर B N2, मतलब A पूरी की पूरी A की कंसंट्रेशन और पूरी की पूरी B की कंसंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। ये कौन बोल रहा है, थ्योरेटिकल अवधारणा। थ्योरेटिकल मतलब तूने एक नियम बना लिया कि भाई ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब मैं एक्सपेरिमेंटली देखा तो मुझे पता चला A की पावर N1 B की पावर N2, मतलब एक की पूरी कंसंट्रेशन के ऊपर तो रेट डिपेंड ही नहीं कर रही। क्यों, क्योंकि मान ले N2+3H2 को 2NH3, जो 3NH3H2 है तेरा, ये जल्दी खत्म हो जाएगा, N2 तेरा धीरे धीरे खत्म होगा। ठीक है, देख इस चीज़ को, 3H2 ये जल्दी खत्म हो जाएगा, ये लेट खत्म होगा। तो ये तो जल्दी खत्म हो जाएगा, तो इसकी तो पूरी कंसंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड करेगी, लेकिन ये तो बच रहा अभी भी, तो इसकी पूरी कंसंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड ही नहीं कर रही। आई बात समझ में। तो इसलिए अपन बात करेंगे कि जो मेरा थ्योरेटिकल जो मैं दे रहा हूँ, उसका मतलब तो ये हुआ कि A और B दोनों की पूरी कंसंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड कर रही है। बट जब मैंने एक्सपेरिमेंटली करके देखा तो मुझे पता चला कुछ लिमिटिंग रिएजेंट भी होते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट भी होते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब सीमांत अभिकर्मक भी होते हैं, और कुछ की अवशेष मात्रा भी बच जाती है। ठीक है, तो उस टाइम पे प्रायोगिक जब मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाला तो मेरे को पता चला जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर x1 और कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर x2। अब गुरुजी x1 और x2 क्या है। ठीक है, x1 और x2 और A और B क्या है, ये तेरा एक्टिव कंसंट्रेशन है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के मान, रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेट कर रही है ना, वो तेरी एक्टिव कंसंट्रेशन है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ R रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर x1 और कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर x2। कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, सिंपल सा निकाल सकते हो। जहाँ पर अब बात को समझ, ये तो तेरे x1 और x2 है ना, ये दोनों N1 और N2 के बराबर भी हो सकते हैं, और x1 और x2 है ना, ये तेरे N1 और N2 के बराबर नहीं भी हो सकते हैं। आई बात समझ में। N1 N2 हो सकते हैं और N1 N2 नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान दियो इस चीज़ के बारे में। ये x1 और x2 N1 N2 के बराबर हो सकते हैं, मतलब N1 N2 क्या है, तेरी स्टाइक्योमेट्री है। तो x1 और x2 क्या है, एक्टिव कंसंट्रेशन को शो करेंगे। तो ये स्टाइक्योमेट्री के बराबर हो भी सकते हैं और स्टाइक्योमेट्री के बराबर नहीं भी हो सकते हैं। आई बात समझ में। तो अब अभिक्रिया के वेग का जो व्यंजन स्थापित होगा वो कौन सा होगा, क्योंकि गुरुजी इस ये तो थ्योरेटिकल है और ये मेरा एक्सपेरिमेंटल है, और मुझे पता है एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही, एक्सपेरिमेंट करके ही अपन रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ की। तो अब अभिक्रिया का वेग क्या आएगा तेरा, वो देख। जो अभिक्रिया का वेग आएगा ना, वो इंपॉर्टेंट थिंकिंग है तेरी कि अभिक्रिया का वेग क्या आएगा। ये आएगा गुरुजी के एक की पावर है, एक की पावर है क्या है तेरा x1 और b की पावर क्या है तेरा x2। बस इतना सा ध्यान देना। और यही अभिक्रिया वेग व्यंजक भी है, अभिक्रिया के वेग का एक फॉर्मूला भी बन गया तेरा। बैठी चीज समझ में। जहां पर अब के पहले क्या था, समानुपाती स्थिरांक, क्योंकि थ्योरेटिकल है तेरा। जब एक्सपेरिमेंटली पता चला तो के क्या है मेरा, वेग स्थिरांक, मतलब रेट कांस्टेंट है। वेग स्थिरांक क्या है मेरा, रेट कांस्टेंट है, वेग स्थिरांक। अब बात को समझे, जो क्या अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया के वेग के स्थिरांक के बराबर हो सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या गुरुजी के बराबर हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है, जब तू क्या करे, जब मैं बात करूँ जो मेरी कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर x1 है और जो कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर x2 है, इन दोनों का मान कितना हो जाए, एक हो जाए। इसकी जगह भी एक पुट कर दूँ, इसकी जगह भी एक पुट कर दूँ, तो आर ओ आर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बता आर ओ आर के, क्योंकि डेफिनेशन अपना टॉपिक क्या चल रहा है, अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है रेट कांस्टेंट। क्या चल रहा है, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या हुई वो देख, एक मिनट। हाँ, रेट कांस्टेंट की बात कर रहे थे। अब देख रेट कांस्टेंट क्या हुआ तेरा, आर ओ आर। ठीक है, आर ओ आर के हो गया। अब ये कब होगा कि जब x बराबर ए की पावर x1 बराबर बी की पावर x2 बराबर 1 हो जाए। ठीक है, तो बता तेरे वेग स्थिरांक की डेफिनेशन क्या हो गई। ठीक है, वेग स्थिरांक की डेफिनेशन क्या हो गई बताओ। देख
अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की डेफिनेशन मतलब रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन होगी जब मेरे दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, बराबर हो, और बराबर तो हो ही, और उसका मान कितना होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। मतलब ए ये भी मेरा रिएक्टेंट है, इन दोनों का मान ये भी मेरा क्या है, रिएक्टेंट है। दोनों क्रियाकारक का मान पहली बात तो बराबर हो, और बराबर किसके हो, एक के बराबर हो। एक को क्या बोलेंगे, यूनिट, ठीक है, एक यूनिट के बराबर होना चाहिए, मतलब एक इकाई के बराबर होना चाहिए। अतः रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब मैंने दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्वल हो और किसकी इक्वल हो, एक की इक्वल हो, तो उस टाइम पे मेरा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर हो जाएगी, रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। और ये एक तेरा क्या है, प्रायोगिक अवधारणा है, मतलब तेरी एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है तेरी, ठीक है, ये एक तेरा एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है। इतना सा ध्यान रखना है कि मेरा क्या इसके बराबर हो जाएगा। अब देख आगे, रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन हो जाएगी तेरी। उसके बाद में रेट कांस्टेंट के बाद में जो बात करेंगे ना, इसी रेट कांस्टेंट को क्या है, हमारा रेट कांस्टेंट है, जब इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाए, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाए, जब के का मान किसके बराबर हो जाए, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाए, तो ये के क्या है मेरा, ये क्या बन जाएगा, विशिष्ट अभिक्रिया वेग, विशिष्ट अभिक्रिया वेग बन जाएगा। ये के मेरा क्या बन जाएगा, विशिष्ट अभिक्रिया वेग बन जाएगा। और अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, विशिष्ट वेग हो जाएगा। अरे विशिष्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, ठीक है। जब रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाए, रेट कांस्टेंट के, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और के क्या हो जाएगा मेरा, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन का कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। के क्या हो जाएगा मेरा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज तेरे को ध्यान में रखना है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ये तेरा रेट कांस्टेंट आ जाता है। रेट कांस्टेंट के बाद में तेरी बात करूंगा मैं अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। पहली चीज, कोटि का मतलब, अभिक्रिया की कोटि मतलब रेट को, सॉरी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया की कोटि। अब अभिक्रिया की कोटि किससे शो करेंगे, पहली बात तो इसको सर शो करेंगे किससे, स्मॉल एन से शो करेंगे। अभिक्रिया की कोटि को किससे दिखाएगा तू, स्मॉल एन से। अब बात आती है अभिक्रिया की कोटि होती क्या है। अपन ऊपर ही ऊपर बात कर रहे थे एक्सपेरिमेंटल, मैंने बताया जहां पे x1 और x2 ए और बी क्या है, इन दोनों की कंसंट्रेशन के बराबर होगा। ये तो थ्योरेटिकल थी, ये एक्सपेरिमेंटल है। अब देख अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि का मतलब होता है रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना, क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, ये कौन सी एक्टिव कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब ए मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा क्या है, रिएक्टेंट। आई बात समझ, जैसे मैं तेरे को दे दूं ए प्लस बी मिलकर क्या बना रहा है, मेरा कोई प्रोडक्ट भी बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्टेंट कौन से हैं, ये दोनों तो मेरे रिएक्टेंट है, और ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट की कौन सी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट मान लो ये 100% है, ठीक है, ये भी 100 है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, इस 100 में से ए यूज हुआ केवल पी बनाने के लिए, पी मतलब प्रोडक्ट है, 100 में से ए यूज हुआ तेरा 50% और बी यूज हो रहा तेरा 90%, ठीक है। रिमेनिंग कितना, ये तो गुरुजी 10% बच गया, और ये कितना बच गया, 50%। तो इस 50% और 10% का तो कोई यूज हुआ ही नहीं ना, 50% और 10% का तो कोई यूज हुआ ही नहीं ना। अब जो 50% और 10% तेरा बच रखा है, ये तो यूज नहीं हुआ, लेकिन 50% 90% का यूज हुआ है, तो ये 50 और 90 ए और बी की क्या है, मेरी एक्टिव कंसंट्रेशन। क्या बोलूंगा, एक्टिव कंसंट्रेशन मतलब सक्रिय द्रव्यमान। क्या होगा तेरा, सक्रिय द्रव्यमान। अब जैसे मान ले तेरी रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ए की पावर और बी की पावर, ठीक है। मान ले ए की पावर क्या है मेरी x1 और बी की पावर क्या है मेरी x2, लेकिन ये एक्टिव कंसंट्रेशन है, ये दोनों क्या है मेरी एक्टिव कंसंट्रेशन मतलब सक्रिय द्रव्यमान है, जहां पर x1 और x2 दोनों को जोड़ दूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा। और n क्या है मेरा, n है मेरा अभिक्रिया की कोटि, n क्या है मेरा अभिक्रिया की कोटि, रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दोबारा समझे, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की जिस एक्टिव कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी पावर का जो योग होता है वह अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले, किसी भी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में क्रियाकारी पदार्थों में, किसी भी अभिक्रिया के वेग व्यंजन में क्रियाकारी पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान ये कोष्टक में लिखते हैं, ये सक्रिय द्रव्यमान, ये सांद्रता की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बात आती है गुरुजी अभिक्रिया की कोटि कैसी कैसी हो सकती है, ठीक है।
अभिक्रिया की कोटि कौन कौन सी हो सकती है, कैसी कैसी हो सकती है, उसकी बात करेंगे अपन। मैंने बताया अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, एक्टिव कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर सकती है। मान मेरे पास ए है, ये बी, दोनों मेरे रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, पी, मेरा प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मान ले तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुरुजी ए की पावर बी की पावर। अच्छा, पावर कितनी है, सामने इसके एक है, इसके भी कितना है, एक है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मेरा ए है ना, ये केवल कितना 50% ही कंज्यूम हो रहा है, मतलब 50% ही काम में आ रहा है मेरा ए। ठीक है, और बी है ना, ये मेरा पूरा 100% काम में आ रहा है। ठीक है, तब जाकर मेरा को क्या बन रहा है, मेरा प्रोडक्ट बन रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेगा तू। अब देख, रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि गुरुजी ए तो मेरा 50% ही कंज्यूम हो रहा है, तो एक की वैल्यू, एक की पावर कितना, आधा। क्यों, क्योंकि आधा ही तो काम में आ रहा है मेरा। बी कितना काम में आ रहा है, पूरा। अगर किसी की पावर कुछ भी नहीं दे रखी तो वहां पे अपन एक मान के चलते हैं। ठीक है, तो आगे देख, जो मेरी रेट ऑफ रिएक्शन होगी ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गई, अब के यहाँ पे के लिख दूं। ठीक है, उसके बाद में ए की पावर क्या आ जाएगी, 1/2, और बी की पावर क्या आ गई, 1। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के, ए की पावर हाफ और बी की पावर 1। तो बता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी, एन इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 1.5, मतलब 1.5 आ गया। ठीक है, इसको लिख सकता तो 3/2 भी तो लिख सकता है। ठीक है, तो बता ऑर्डर क्या आ गई, सर ऑर्डर आ गया मेरा 1.5। तो इस बात से क्या प्रूफ हुआ कि जो मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स बात करते हैं, ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्या क्या करेक्टर होते हैं मेरे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, मतलब अभिक्रिया की कोटि की विशेषताएं। ठीक है, अपन बात करेंगे किसकी, विशेषताओं की। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि की क्या क्या विशेषताएं होती है उनकी बात करेंगे। उनमें से पहली बात ये लिखेंगे अपन कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है ना, ये एक तरह का, पहला तो क्या है, प्रायोगिक है। प्रायोगिक का मतलब क्या समझते हो, ये गुरुजी मेरा एक्सपेरिमेंटली डाटा होता है। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है मेरी, हमेशा एक्सपेरिमेंटली होती है। क्यों, क्योंकि मैं इसकी थ्योरेटिकल मान नहीं दिखा सकता। क्यों, थ्योरेटिकल मान में तो यहाँ पे क्या होता है गुरुजी, यहाँ पे स्टाइक्योमेट्री होती है, और जरूरी नहीं है पूरी की पूरी काम में आए। एक्सपेरिमेंट का मतलब मैं एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा, उसके बाद में मैं बता सकता हूँ कि अभिक्रिया की कोटि क्या हो गई। तो पहली विशेषता इसकी है कि ये गया है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही अपन शो कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। दूसरा, अभिक्रिया की कोटि क्या हो सकती है, दूसरी अभिक्रिया की कोटि की बात, अभिक्रिया की कोटि क्या हो सकती है मेरी, अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है। अब अभिक्रिया की कोटि दूसरा क्या हो सकती है, गुणज, मतलब पूर्ण गुणज का मतलब क्या होती है, ये पूरी की पूरी वैल्यू होती है। ठीक है, पूर्ण गुणज भी हो सकती है, या ये भिन्नात्मक भी हो सकती है, मतलब फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकती है अभिक्रिया की कोटि। ध्यान दियो इस चीज के बारे में। अभिक्रिया की कोटि का जो मान होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है, ये शून्य मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकती है, पूर्ण गुणज मतलब होल नंबर भी हो सकती है, भिन्नात्मक मतलब ये फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकती है। कैसे भाई, गुरुजी कौन सी ऐसी अभिक्रिया की कोटि है जो शून्य को, शून्य मतलब जिसमें, शून्य का मतलब तो यही हुआ कि ये रिएक्टेंट की जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, ये डिपेंड ही नहीं करती किसके ऊपर है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन इसकी अभिक्रिया की कोटि के ऊपर डिपेंड ही, सॉरी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, H2 प्लस Cl2 इक्वस टू में बना क्या रहा हूं, 2HCl, 2HCl, और ऊपर मैंने क्या लगा दिया, लाइट। किसकी प्रेजेंस ले ली मैंने, लाइट की प्रेजेंस ले ली। अब देख, जो लाइट की प्रेजेंस ली मैंने 2HCl, HNu की प्रेजेंस ली, तो ये रिएक्शन केवल HNu की प्रेजेंस। अच्छा, HNu क्या आ गया, HNu भाई एनर्जी का फॉर्मूला होता है। HNu क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला, जहाँ पे H तो तेरा प्लांक कांस्टेंट होता है, न्यू क्या होती है तेरी फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति, E क्या होती है एनर्जी। आई बात समझ में, HNu एनर्जी होती है, और किसकी एनर्जी, लाइट की एनर्जी। ठीक है, किसकी एनर्जी, लाइट की एनर्जी होती है HNu। ध्यान दियो इस चीज के बारे में। ठीक है, तो जो H2 और Cl2 है ना, जब तक आप लाइट नहीं डालोगे तब तक HCl का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। चाहे तू H2 और Cl2 की 100% कंसंट्रेशन कर दे, H2 और Cl2 की यानी हाइड्रोजन गैस के ऊपर चाहे कितनी क्लोरीन गैस डाल दे, या क्लोरीन गैस के ऊपर कितनी हाइड्रोजन गैस डाल दे, जब तक लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं कराएगा तब तक तेरा HCl का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब तक लाइट नहीं डालेगा तब इसकी HCl का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसको कैसे समझेगा, तो प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की बात करता है।
करता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन में तू क्या बोलता है कि गुरुजी नीचे से जड़ों में पेड़ पौधों को क्या देता हूँ, पानी, और कार्बन डाइऑक्साइड में मुंह से छोड़ता ही रहता हूँ, ठीक है। ये दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करता है, CH2O, मतलब कार्बोहाइड्रेट, C6H12O6 का फॉर्मेशन करता है, और साथ में क्या निकालता है, O2 गैस, मतलब ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकालता है। जब लाइट डालेगा तो HNU, मतलब जब लाइट डालेगा, प्रकाश की उपस्थिति, यहाँ पे लिखा होता है प्रकाश की उपस्थिति, याद कर तू 10th कक्षा 10 में पढ़ा करता था, प्रकाश की उपस्थिति। अगर प्रकाश की उपस्थिति नहीं लेगा तो पेड़ पौधों में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन नहीं होगा, चाहे तू कितना ही जल डाल दे नीचे से, चाहे तू कितना ही CO2 गैस डाल दे। जब तक उसको धूप नहीं मिलेगी, थोड़ी बहुत लाइट नहीं मिलेगी, तब तक वो उसका संश्लेषण नहीं होगा, चाहे तू कितना ही H2O यूज कर ले, चाहे कितना ही CO2 यूज कर ले। बेटी चीज समझ में? तो लाइट नेसेसरी है इसके लिए। तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हुई, इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या है, 0। कौन सा, शून्य ऑर्डर की रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि गुरुजी एक्टिव कंसंट्रेशन के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो लाइट के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसकी कंसंट्रेशन के तो ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही। कैसे? तू लिखेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2O और कंसंट्रेशन ऑफ CO2, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 ऐसे लिखिएगा। लेकिन इसके ऊपर तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं कर रही। अगर इन दोनों के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती तो ये बन जाना चाहिए था, फिर लाइट की प्रेजेंस क्यों ली? लाइट की प्रेजेंस में ही ये काम में आता है। उसके बाद में फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन क्या है, HNU, लाइट होना जरूरी है। पहली जो नेसेसरी कंडीशन क्या है, वो लाइट होना जरूरी है, और जब तक लाइट नहीं होगी तब तक इन दोनों का कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया जो लाइट की प्रेजेंस में होती है, ऐसी अभिक्रिया जो लाइट की प्रेजेंस में होती है, उनके ऑर्डर क्या होता है हमेशा, 0। कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, 0 ऑर्डर की रिएक्शन कहलाती है। कोई दिक्कत है? दूसरी भिन्नात्मक की बात करूँ, ठीक है। पूर्ण तो तेरे को समझ में आ जाएगा, पूर्ण तो कोई सा भी एग्जाम्पल ले ले। कैसे गुरुजी? अरे फॉर एग्जाम्पल H2O2 तेरा क्या होता है, प्रोक्साइड होता है। H2O2 तेरा क्या होता है, प्रोक्साइड। ये क्या अपने आप टूटता रहता है, किसमें, H2O में, और हाफ O2 में। अब बता, यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या हो जाएगी, के कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। अब इसके आगे कितना है, 1 है, तो ऊपर भी क्या आ जाएगा, 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे जो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, मतलब ये प्रथम, कौन सी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी कोटि होगी इसकी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब फ्रैक्शनल की बात करें तो बार बार, ठीक है, क्या सर सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है, बिल्कुल, H2 + I2, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, 2HI। अच्छा रे गुरुजी, ऊपर तो H2 + Cl2 था, 2HCl। ये बनने के लिए तो लाइट चाहिए, इसको बनने के लिए लाइट नहीं चाहिए, बिल्कुल ये रिएक्शन याद रखनी है। H2I2 की प्रेजेंस में हमेशा 2HI याद HI बनता है, जो भी विदाउट लाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी ना, वो क्या होगी, के, ठीक है, और यहाँ पे H2 और यहाँ पे I2, ठीक है, H2 और I2, एक ये रहा। और तू जानता है n बराबर क्या होगा, एक तो ये, ठीक है, 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी तेरी। बेटी चीज समझ में? इस तरह से अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला करते हैं, ठीक है। ये जो मान आ रहे हैं सारे के सारे, ये एक्सपेरिमेंटल है। ये क्या है, एक्सपेरिमेंट नहीं गुरुजी, मैं तो बता रहा हूँ, इसके आगे 1 लगा हुआ इसलिए फर्स्ट टर्म बोल दिया, इसके आगे 1, इसके आगे 2, 1 लगा हुआ इसलिए 2 बोल दिया। कहाँ इस पे एक्सपेरिमेंट में तो ऐसे भी बता सकता हूँ, नहीं भाई, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल डाटा है। ये कोइंसिडेंट है कि यहाँ पर N1 N2 की वैल्यू X1 और X2 के बराबर आ गई। आई बात समझ में? ये कोइंसिडेंट है कि यहाँ की जो स्टाइक्योमेट्री है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई, ठीक है। ध्यान दियो इस चीज़ के बारे में, ठीक है। फॉर एग्जांपल दूसरा, क्या ऐसा अलग भी होता है, बिल्कुल होता है, वो उसकी बात करते हैं थोड़ा सा। देख अब मैं बात करता हूँ किसकी, जैसे मैं एक रिएक्शन की बात करूँ, जैसे H2 में रिएक्शन करा दूँ किसके साथ, H2 + Br2, H2 + Br2। जब H2 और Br2 की रिएक्शन कराता हूँ तो क्या बनता है मेरा, 2HBr बनता है। क्या बनता है मेरा, 2HBr, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी तो गुरुजी 2 आ जाएगी ना, क्यों माथा पच्ची कर रहा है, नहीं भाई, बस इतना सा ही तो प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल होती है। ये H2 के तो 1 यूज होता है, लेकिन जो मेरा Br2 है ना, ये केवल 50% यूज होता है, मतलब 1/2। तो बता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई यहाँ पे, N = 1 +
हाफ। तो ये इसका मान कितना आ गया 1.5। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है मेरी, फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकती है। अब देख तू तो बोल देगा एक है तभी जाकर 2HBr बना, नहीं, पर इसमें से केवल 50% यूज हुआ है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना आ गया 1.5। तो ये ध्यान रहना, ये एक तरह का तेरा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। अब बात आती है गुरुजी ये तो ठीक है, हाँ, कि गुरुजी ये बात तो आपकी ठीक है, पर ये बताओ ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहाँ तक चलती है। तू बता दिए 0 से शुरू होती है, 1 2 तक तो तू बता दिया, फ्रैक्शनल भी बता दिया कि बीच में बेटा 1.5 भी हो सकती है, मतलब फ्रैक्शनल भी हो सकती है। क्या 3 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या 4 हो सकती है? देखेंगे होती है नहीं होती है, तेरे को समझाऊंगा भी होगी या नहीं होगी। क्या सर इनफाइनाइट तक हो सकती है? बिल्कुल ये बात गलत है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी अभिक्रिया की कोटि केवल 0 हो सकती है, भिन्नात्मक हो सकती है, ठीक है, पूर्ण हो सकती है, अरे बाप रे ये तो पहले भी बता रहा तू, ठीक है, लेकिन ये 3 तक हो सकती है, उसके बाद में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं होती। केवल 3 मतलब तृतीय कोटि तक हो सकती है। कौन सी कोटि तक? तृतीय कोटि तक ये रिएक्शन हो सकती है, अभिक्रिया की कोटि हो सकती है। फिर आगे 4-5 कोटि की नहीं हो सकती क्या? 4-5 कोटि की भी तो होती होगी गुरुजी, ठीक है, हाँ वो देखते हैं क्यों नहीं होती। पहली बात तो 3 तक की क्यों होती है, और 3 तक होती है तो ऐसी कौन सी अभिक्रिया की कोटि है जो 3 आ रही है भाई, उसका मान वो भी तो तू बता। जैसे मैं तेरे को एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, 2NO प्लस O2 मिलकर क्या बना मेरा 2NO2, बता रहा था थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन भी क्या होती है क्या सर। अब थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन की बात करते हैं, तो थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन देख, इसमें जो रेट होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू की क्या, NO की पावर 2 क्योंकि स्टाइक्योमेट्री 2 है, ठीक है, O2 की पावर 1 क्योंकि इसकी पावर कितनी है 1 है। तो ये क्या हो जाएगा R इक्वल्स टू ये के थाई, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब 2 प्लस 1 तो कितनी हो गई 3। तो यहाँ पे देख इस अभिक्रिया की जो कोटि हो जाएगी ना वो कितनी हो जाएगी 3। अब बात आती है गुरुजी 4 क्यों नहीं होती, 5 क्यों नहीं होती, 6 क्यों नहीं होती ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये चीज़ चेक करेंगे अपन। अब ऐसा क्यों नहीं होता वो चीज़ समझ एक बार देख। रिएक्शन होने के लिए ज़रूरी है एक्टिव मास, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स का स्ट्राइक होना, मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के साथ एक साथ टकराना, ठीक है। तो देख एक बोल, दूसरी बोल और तीसरी बोल, ये 3 बोल तो एक दूसरे के साथ टच में हैं, तीनों एक दूसरे के साथ टच में। ये बोल देख इसके साथ भी टच में, इसके साथ भी टच में, ये इसके साथ और इसके साथ भी टच में है, ठीक है। तो 3 मॉलिक्यूल एक साथ स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन चौथा मॉलिक्यूल जो आएगा वो तीनों के साथ टच में नहीं रहेगा, वो तीनों के साथ टच में नहीं रहेगा। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन केवल 3 तक ही होती है, क्योंकि चौथा जो मॉलिक्यूल्स आएगा वो यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे तो इसके साथ टच में नहीं है, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन केवल 3 तक ही चलती है, 4 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में काउंट नहीं करते हैं। अच्छा गुरुजी ऊपर रख देना है, इन तीनों के जस्ट ऊपर रख देना, ये टच में हो गया, नहीं भाई, केवल 1 डायरेक्शन की बात करा, एक सीधी रेखा में एक ही डायरेक्शन की बात करें, क्यों ऊपर से रखेगा तो ये तो दूसरी डायरेक्शन है, एक ही दिशा में केवल 3 ही मॉलिक्यूल्स एक साथ स्ट्राइक कर सकते हैं, चौथा मॉलिक्यूल्स उनके साथ स्ट्राइक में नहीं होगा, मतलब कांटेक्ट में नहीं होगा। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ना तो 4 होती है, ना 5 होती है, ना 6 होती है, केवल 3 तक ही तेरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काउंट करते हैं। इस तरह से तेरी अभिक्रिया की कोटि केवल 3 तक होती है, 0 हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है, ठीक है, और ये क्या हो सकती है, होल नंबर भी हो सकती है, कोई दिक्कत यहाँ तक है, ठीक है। तीसरी जो चीज़ है इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आगे की बात करें तो अभिक्रिया की जो कोटि होती है ना वो प्रारंभिक और द्वितीय दोनों विक्रियाओं के लिए ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है गुरुजी प्रारंभिक और द्वितीय दोनों विक्रियाएं कैसी होती है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे मेरे पास एक कोई रिएक्टेंट है, इससे क्या बन रहा है, मेरा बी कोई प्रोडक्ट बन रहा है, एक स्टेप रिएक्शन, उसके बाद में इसके लिए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकता है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसको बोलेंगे अपन प्रारंभिक अभिक्रिया, इसको क्या बोलेंगे अपन, प्रारंभिक अभिक्रिया, मतलब प्राथमिक अभिक्रिया, इनिशियल, शुरू वाली, ठीक है। दूसरी 20 से जाऊं मैं सी के पास, तो ये मेरी जो अभिक्रिया होगी ये मेरी सेकेंडरी होगी, ये तो मेरी क्या होगी, प्राइमरी, ठीक है, ये तो मेरी प्राइमरी रिएक्शन होगी, ये मेरी सेकेंडरी रिएक्शन होगी, मतलब ये प्राथमिक अभिक्रिया, ये द्वितीय अभिक्रिया, दोनों अभिक्रियाओं की मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकता हूँ, ठीक है, दोनों अभिक्रियाओं के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, मतलब अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है। अरे प्राइमरी अभिक्रिया जो केवल एक ही पद में संपन्न हो, ए से बी बना, खत्म मामला। सेकेंडरी अभिक्रिया जो केवल 2 पदों में संपन्न हो, उसको क्या बोलेंगे अपन, द्वितीय अभिक्रिया,
ठीक है भाई, यहाँ तक का आपको क्लियर करना है, उसके बाद ये चीज़ें आगे बताता हूँ। ओके, थैंक यू।